हेलो, स्पीड 24 टीचर मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे नन हिंदी यानी हिंदी क्लास 10th के लिए है। जो बुक ये चलता है वो क्लास 8 का बुक चलता है, ठीक है ना। इसका भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के इस कहानी को देख सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा का चक्कर, जिसके लेखक हैं बेढब बनारसी। जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है। बेढब हैं, खुद पे बेढब भी हैं और ऐसा काम भी करते हैं। चलिए देखिए, बहुत मजा आएगा, अच्छी कहानी है। चिकित्सा का चक्कर, ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिएगा। देखिए, बेढब बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। अब चिकित्सा के चक्कर जो है ये काफ़ी चर्चित चैप्टर है और काफ़ी इससे प्रश्न भी आता है और काफ़ी मज़ेदार भी है। अब देखिए, चिकित्सा की वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों का कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य के व्यंग्य की वानगी को समझ पाएंगे कि ये कहानी क्या कहता है। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। मैं का मतलब बेढब बनारसी। बेढब बनारसी कहते हैं कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। देख करके भी कोई नहीं कहेगा कि ये रोगी व्यक्ति होंगे कभी भी। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक बुक पढ़िएगा 100 नंबर आपको मिलेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड का एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने का सबसे मुख्य साधन जो है वो 3-4 सब्जेक्ट हैं जिसको आपको पकड़ बनाना होगा। और अच्छे से कहानी को सुनिए, बदमाशी कीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लेखक जी कहते हैं मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे भी बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी क्या हूँ, बीमार पड़ूँ। भला ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं। लेकिन बेढब जी सोच रहे हैं। बीमार पड़ता तो अच्छा होता, या ना था कि मेरे बीमारी होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते। बुलेटिन मतलब समाचार, अरे बेढब जी बीमार हैं, बेढब जी बीमार हैं, है ना। इनको ऐसा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि अगर मैं बीमार पड़ता तो दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, समाचार निकलते कि बेढब जी की तबीयत ठीक नहीं है। पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट। बहुत अच्छा सवाल, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि बेढब जी की क्या इच्छा थी कि जब बीमार पड़ने पर उन्हें कौन सी बिस्कुट खिलाई जाती? हंटले बिस्किट खिलाई जाती, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने ही नहीं देते हैं उस बिस्किट को। दवा की बात और है, खाने का मिलते, और दवा की तो बात और ही है, खाने को मिलता अच्छे। वैसे ही बात सही है। जैसे एक बच्चा है, उसका अगर बुखार उखार लगा हुआ है तो उसको काफ़ी दुलार प्यार मिलता है। बिस्किट खा लो, समय समय पे चाय बिस्किट पानी सब मिलते रहता है। वैसा ही ये सोच रहे हैं बेढब जी कि अगर मैं भी अगर बीमार पड़ जाऊं तो हमें भी ये सारी चीज़ व्यवस्था मिलेगा, है ना। यूडी कलोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेल मलती। ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाता तो यूडी कलोन की जो शीशी आती है वो बीवी मेरी जो है इस पर मसाज करती। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर के मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी कैसी तबीयत है। तो इनको काफ़ी मज़ा आता, ठीक है। किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है या नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसे लोग करते तो हमें काफ़ी आनंद मिलता। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मज़ा आता, ठीक है। और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार तक पहुंच जाता, यानी खुशी से काफ़ी झूम उठता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया। मैं मतलब बेढब जी। कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन करने की मेरी आदत है। शाम जैसे ही होता है 6 बजता है और ये भोजन कर लेते हैं। 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी आ सकता है। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट थोड़ा ज़्यादा खा गया था, रोचक ज़्यादा हुआ था मैच में। कौन सा मैच? हॉकी। 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी आएगा, ठीक है। खा गया था इसलिए भूख नहीं थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, उनकी बीवी पूछी। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में
मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा विशेष ना सही, ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सा खा लीजिए, लेकिन खा लीजिए। ठीक है, मुझे आज सिनेमा जाना है। कौन बोली? उसकी पत्नी। श्रीमती जी बोली कि ज़्यादा नहीं खाइएगा तो थोड़ा ही बहुत खा लीजिए, हमको सिनेमा जाना है, फिर बाद में आपको कौन देगा। समझ गए? तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया, बेढब जी खा लिए। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरी। अरे वाह, बताइए इतना पेटू आदमी 12 को पूरी खा लिया है और कह रहा है कि थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आध पाव मलाई। 12 पूरी आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला भी आया है, उसे भी घसोट लिया। समझ गए? और रस तो होगा ही, ऐसा उनको लग रहा है कि रस तो उसमें होगा ही, रसगुल्ला है तो। रसगुल्ला और गुलगुल्ला, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर अच्छे खिलाड़ी होंगे तो एग्जाम में आप रसगुल्ला बनाइएगा और नहीं तो आप गुलगुल्ला बना के आ जाइएगा, तो समझ में आ जाएगा, फिर रिजल्ट आपका गुलगुल्ला ही जैसा दिखेगा। ठीक है, तो रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाएगा। इनके मिजाज में चल रहा है कि चलो श्रीमती कहवे की है कि खा लीजिए, नहीं तो हम सिनेमा चल जाएंगे तो कौन देगा। अब बेचारे कहे कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही खा लेते हैं। 12 को पूरी खा लिए, आध पाव मलाई खा लिए, और बाग बाजार से प्रसाद जी घर से, यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछेगा कि रसगुल्ला किनके घर से आया था। प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया था। उनकी ऐसी मन में बातें चल रही थी कि रसगुल्ले में रस तो होगा ही, उसको निचोड़ करके खा लेते हैं, नहीं खाएंगे तो कल तक खट्टा हो जाएगा। कल तक संभव है खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पे धरना दिया, है ना। तो 6 कितने रसगुल्ले खाए, कितने पूरी? 12, आध पाव मलाई खाए। रसगुल्ले छायावादी कविता की भांति सूक्ष्म नहीं थे। सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटे छोटे रसगुल्ला नहीं था, यूं बड़ा बड़ा रसगुल्ला था, और ऐसा ऐसा 6 रसगुल्ला। ठीक है, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली, नाभि के नीचे दाहिनी और पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। अब एकाएक नींद खुला, अब नाभि के इर्द गिर्द जो है इनको लग रहा है कि नाभि में कोई पेट में हुर रहा है सुई लेकर के। ठीक है, कोंच रहा है। मुझे भय नहीं मालूम हुआ, इनको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधि का राजा, वो हमेशा ऐसे ही समय के लिए औषधि का राजा हमेशा अपने पास रखते थे। रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी हमेशा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा यहाँ से कि औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण कौन था? अमृत धारा की शीशी। क्लियर है? मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की, यानी पिया, दोबारा पिया, तिबारा पिया, और पितवा पितवा पुनः पितवा। पीते 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 पूरी शीशी खाली कर दिए, लेकिन उनकी सुई में, पेट में जो सुई कोंच रहा था वो ऐसा महसूस हो ही रहा है। ठीक है, सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातः काल होते होते, यानी सुबह होते होते पूरी शीशी समाप्त हो गई, लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। अब जैसा ये चाह रहे थे वैसा शुरू हो गया। ठीक है ना। ये रहे बेढब जी, ये रही उनकी श्रीमती जी, है ना। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। जब पहले जब बुलाया गया डॉक्टर के यहाँ, तो कैसे, कहाँ के थे? सरकारी अस्पताल के। इक्के पर तशरीफ लाए। इक्के पर मतलब एक बोली पर वो तशरीफ लाए, पधार चुके। सूट तो ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेसेल्स के वैलेटों में हैं। ऐसे सूट वालों का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैंने अपना पूरा हाल भी ना कहने पाया था कि आप बोले। डॉक्टर साहब बोले, जबान दिखलाइए, मुंह खोलिए जरा। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों को जीभ देखने में आता है। एक प्रेमी और प्रेमिका, 2 नैन मिला करके कैसे आपस में देखते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर लोग रोगियों को जीभ देखने में मजा आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दवा दे रहा हूँ, दवा को पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सेना गायब हो रहे हैं। सेना जानते हैं? अच्छा, सोना गायब हो रहे हैं, है ना।
जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहे हैं वैसे आपकी दर्द भी गायब हो जाएगी। मैं तो दर्द से बेचैन था, डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे, मजा ले रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपका दवा मंगवानी ना पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा। 1 नंबर का सवाल यहाँ से कि जब पहली बार डॉक्टर आए थे तो उनको किस फार्मेसी से दवा लेने की सलाह दी थी? चंद्रकला फार्मेसी से। वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है, बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा और बोतल में पानी गर्म करके क्या करना है? सेकना है। ठीक है, दवा पी गई, गर्म बोतलों से सेक भी शुरू कर दी, सेकते सेकते छाले पड़ गए लेकिन दर्द में कमी नहीं हुई। ठीक है, दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझे ऐसा प्रेम दिखाया कि हटने का नाम तो दूर, लोग देखने के लिए आने ही लगे। कहिए बेढब जी क्या हाल है ना? मेरे घर पर मेला लगने लगा, ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा जरूर बताता कि बेढब जी ये कीजिए, बेढब जी वो कीजिए। ठीक है, अपने साथ ले आता जाता था। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। हींग एक ऐसा पदार्थ है जो काफ़ी गर्म होती है। हींग अगर कोई व्यक्ति जहर पी लेता है, विष पी लेता है, ठीक है, गुस्से में, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हींग पिला देना चाहिए। हींग पिला देने से पूरी पेट जो है साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब वो भी दे सकते हैं, समझ गए। किसी ने कहा चूना खिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते और कोई चीज़ बाकी ना रह गई जिसे लोगों ने ना बताई हो। सब लोगों ने बेढब जी को कहा कि कोई कहा हींग पिला दो, कोई कहा चूना खिला दो, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी नहीं हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है ना? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं और लोग आ रहे हैं और वहाँ पे रंगरलियाँ चल रहा है। ऐसी ऐसी कहानियाँ। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो, है ना? पान सिगरेट चलिए रहा है। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह दी। प्रथम व्यक्ति सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आए, उसके बाद कौन आए? चूहानाथ कातर जी। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। बात सही है। अब कोई ऐसा भला कोई नाम रखता है डॉक्टर चूहानाथ कातर जी, अजीब है ना? यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य कोई साहित्यिक नाम रखता, अच्छा नाम रखता। लेखक जी बोल रहे हैं, वे थे यथा नाम तथा गुण, और जैसे नाम थे वैसा उनका गुण भी था डॉक्टर चूहानाथ कातर जी का। आपकी फीस 8 रुपये थी। 1 नंबर का सवाल यहाँ से, ठीक है। मोटर का रुपया अलग से लेते थे, रुपये थी, और मोटर का एक रुपया अलग। यानी कि अगर आपसे सवाल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा आपको एग्जाम में, सवाल पूछेगा कि चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी, तो टोटल फीस बोलिएगा 9 रुपया। मोटर की फीस कितनी थी, तो 1 रुपया। समझ में आ रहा है? सिर्फ पूछेगा चूहानाथ कातर की फीस कितनी थी, तो 9 रुपया थी। क्लियर है? मोटर का टोटल फीस 9 रुपया थी। 1 मिनट, आपकी फीस 8 रुपये थी और एक मोटर का अलग से, तो टोटल कुल पूछेगा तो कितना, 9 रुपया हुआ। मोटर का पूछेगा तो सिर्फ 1 रुपया, मोटर छोड़ा के पूछेगा तो 8 रुपया। ठीक है, अलग था। आप लंदन से FRC थे, और ये चूहानाथ कातर जी जो थे वो लंदन से FRC किए हुए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है। 1 मिनट, हल्ला नहीं। कुछ लोगों का सौंदर्य मतलब खूबसूरती जो होता है ना, रात में बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की रात में फीस बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे ही डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाल पर रहम किया। कहिए कातर जी क्या हाल है, कहिए बेढब जी क्या हाल है, और बोले मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए। बेढब जी को चूहानाथ कह रहे हैं कि थोड़ा क्या कराइए, पानी को जरा गर्म कराइए। तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। सवाल यहाँ से भी पूछेगा, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने जब दवाइयाँ लिखी थी तो कितने रुपए की आई? 2 रुपये। सरकारी डॉक्टर साहब जब आए थे तो दवा कहाँ से आने की बात की कही गई थी?
चंद्रकला फार्मेसी से, है ना। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोच कर दवा डाल दी। कहाँ दवा सुई पड़ रहा है? पेट में। डॉक्टर साहब कुछ क्या कर और मुझे संतावना देकर चले गए चूहानाथ। उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कही नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा जो है, दर्द जो है वो रफू चक्कर हो गया था, भाग गया था, खत्म हो गया था। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। अब 1 नंबर का सवाल यहाँ से कि चूहानाथ कातर जी ने जो देखा था वो दवा कितनी रुपए की आती थी, तो 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, एड़ का बात नहीं करो, दवा की स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दिया जाए तो मुर्दा भी उठ खड़ा होता, वैसा दवा था। तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैंने डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि डॉक्टर साहब आपने देखा और मेरी हालात ठीक हो गई। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे बोले यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे, है ना, तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं, अगर वह 6 घंटे देर हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। लीजिए, और क्या कह रहे हैं चूहा का नाथ कातर जी, बनौटी बना दे रहे हैं यहाँ पे भी कि अगर आप नहीं दिखलाते तो अपेंडिसाइटिस हो जाता, ठीक है ना। और आपकी श्रीमती जो थी, आपकी जो बीवी हैं, वो भाग्यवती हैं, है ना, कि वो जल्दी 6 घंटा अगर लेट कर देते तो आप इस दुनिया से चल बसते। आपकी श्रीमती अकेले हो जाते, विधवा हो जाते, है ना। बुला लिया, अभी कुछ दिनों तक दवा पीजिए, चूहानाथ कातर जी ने सलाह दिया। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत भड़क उठी। अब डॉक्टर अपना प्रचार प्रसार करने लगे वहाँ पे कि मैं ये सब कुछ नहीं है बेडब जी, इससे बढ़िया बढ़िया लोगों को मैंने ठीक कर दिया है। आई बेडब जी सुने तो उनको फिर से जी मतलाने लगा, भला मुझे ऐसा मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, ठीक है। ये बोल रहे हैं बेडब जी कि अच्छा मेरा ऐसा रोग हो गया था, तभी तो कोई नहीं पकड़ पा रहा था इस रोग को, क्या ऐसा रोग कौन सा है, ठीक है। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टर को मालूम है कि नहीं, केवल हमारे कातर जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। 1 हफ्ता बीता नहीं कि अभी कहाँ, यहाँ से यहाँ दर्द आ गया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उसका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा, नाचने लगा। उनको दिमाग में चलने लगा कि ऐसा ऐसा भी मर्ज होता है, यही वाला मर्ज मेरा हो गया था। अब इसे सोच करके फिर से बीमार पड़ जाते हैं। मैंने सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया। फिर कहाँ गए? चूहानाथ कातर जी के यहाँ। इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए थे, और डॉक्टर साहब थे नहीं चूहानाथ कातर जी। इधर मेरी हालात क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त ना हो, काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था एकदम फटाफट, है ना। क्या कह रहे हैं कि हवाई जहाज की पंखे की तरफ मैं करवट बदल रहा था, कभी इधर कभी इधर। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बातचीतें हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। अब चूहानाथ कातर जी भी नहीं हैं, पर निरस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था और न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन प्रस्ताव पास हुए। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई, ठीक है, जीत हुई। और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात हुई। अब देखिए कितनी लंबी नाम है इस पंडित जी की। पंडित जी का नाम पास में अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई। उन्हीं को लोग समर्थन दिए कि आप चूहानाथ नहीं है तो पंडिते जी को बुला लो। और पंडित जी का नाम था आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री। समझ गए? ये पंडित जी का नाम था, है ना। तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। मार्तंड जी को बुलाने के लिए कहा गया कि जाइए वैद्य का पंडित जी को बुला के लाइए।
कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु वैद्य जी आए ना, भेजे गए सज्जन का ही पता चला। ना वैद्य जी आए, ना जो सज्जन भेजा गया था वो भी वही का वही रह गया, आया ही नहीं। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था। जैसे इनकम कैसे बढ़ता है, शेयर मार्केटिंग का सेंसेक्स बढ़ता है ना, वैसे दर्द बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं और वे बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे और वे क्या बोले, वैद्य जी बड़े गौर से पत्रा देखा, बड़े गौर से पत्रा देखा। उन्होंने कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है, 31 पल 9 विपल शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, पंडित जी ये कह दिया वैद्य जी। उसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, सूख गया, मगर वे कह आए थे ये तब बुलाना भी आवश्यक था। मैं फिर उन्हें भेजा कि जाइए, समय हो गया होगा। कोई आधा घंटा बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। पालकी, डोली को पालकी कहते हैं, ठीक है। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और वैद्य जी क्या पहने थे, धोती, और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर एक जनेऊ टांगा हुआ था वैद्य जी, है ना, सूत्री, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज की कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा। पहले नाड़ी जो है हाथ में ली, नाड़ी दिखाइए। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की देखी। बोले वायु का प्रकोप है। बोले क्या है, वायु का प्रकोप मतलब गैस भरा हुआ है, ठीक है। यकृत में वायु घूम घूम कर पित्ताशय कर प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। गैस बताया। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज पदार्थ प्रवाहित होती है तब शूल का कारण होता है, ठीक है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे की संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए, दवा होगी। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लो कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। अब श्लोक सुना रहे हैं वहाँ पे, और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा, अदरक का रस में इस औषधि का, इस दवा का सेवन करना होगा। खैर साहब को फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। मतलब वो सिर्फ ढोंगी कर रहे थे। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी आवाज़ से कम हो जाता था, पर पूरा दर्द ना गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था। CID की तरह ये दर्द पीछा नहीं छोड़ता था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों को मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम और दिमाग चाटी थी अधिक। अब दोस्त लोग आते थे, आराम कम देते थे, भुकाते ज़्यादा थे, है ना। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। और क्या कह दिए, जो लोग आ रहे हैं अब क्या बोले कि अब इतना तो हो गया, दर्द ठीक नहीं जा रहा है, तो वैद्य हकीम को बुलाइए और दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, अब चलो हकीम भी सही। पंडित जी जो होते हैं उसको वैद्य कहते हैं, और उसी तरह के जो होते हैं मुस्लिम समाज में देखने वाले उन्हीं को हकीम कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए देखिए, हकीम साहब आए। ये रहे हकीम साहब, ये रहे बेढब जी, ठीक है। यद्यपि मैंने अपनी बीमारी का जिक्र और बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, शांत रहिए, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र करना मुझसे ना हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी टोपी की तरह टोपी रखी हुई थी, लोटे की तरह टोपी, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। किनकी? हकीम साहब का। पाँव में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, लेकिन दर्जी ईमानदार था, पूरा फैला पैजामा सिल दिया, है ना, समझ गए। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया ही नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतोर बेउत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कमरदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को ही बांट देते हैं, ठीक है।
हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी, रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। थे बनारस के लेकिन रोगी को ठीक करने के लिए कहाँ जाते थे? लखनऊ। बनारस के रहने वाले थे हकीम जी, लेकिन रोगी को देखने के लिए कहाँ जाते थे? लखनऊ जाते थे। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले मिजाज कैसा है बेढब जी, है ना। मैंने कहा मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतज़ार था। ठीक है, अब यह ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा यार अब तो ऐसी बात करते हो गोया ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? कोई ऐसा बात करता है जो आप ऐसा कर रहे हैं? मरे आपके दुश्मन नब्ज़ दो दिखाइए। खुदा बंदे करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। किसने कहा? हकीम साहब। मैंने कहा अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ़ दी गई है। आपको यहाँ तक इतना कष्ट मशक्क़त करने के बाद लखनऊ से बनारस आए हैं। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज़ देखी, फिर बोले मैं नुस्खा लिख देता हूँ, मुझे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी, राहत मिलेगा, है ना। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले ज़रा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है। दर्द फिर कम हो चला परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी, है ना, अकबकाहट बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा यह सब कुछ नहीं, आप हेम्योपैथी करवाइए। ठीक है, इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है साहब, जादू का काम करती है, जादू का, है ना। हकीम जी को बोल रहे हूँ। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठिए। अब किसी चिकित्सा वाले ने कहा कि अगर इस सब से नहीं सुन रहा है तो गीली मिट्टी को पेट पर लपेट लीजिए और धूप में सोइए, बैठिए।